हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी की। ऑब्वियसली यहाँ पर पॉलिटिकल फिलॉसफी का भी एंगल आएगा, क्योंकि कोई भी थ्योरी जब किसी के द्वारा पोर्ट्रे करी जाती है, ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया उसके ऊपर एग्री करे। अगर ऐसा होता तो दुनिया की विभिन्न कंट्रीज़ के अंदर एक ही प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम, एक ही प्रकार की गवर्नेंस, एक ही प्रकार से जैसे इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं, उनका एक कॉमन ढांचा, कॉमन स्ट्रक्चर हमें नज़र आता। लेकिन हम जानते हैं दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था और उसी के चलते सामाजिक व्यवस्था जिस प्रकार से उत्पन्न होती है, द वे द पॉलिटिकल सिस्टम गिव्स बर्थ टू वेरियस सोसाइटल गवर्नेंस डायमेंशंस, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। तो किसी कंट्री को किसी अलग प्रकार की पॉलिटिकल थ्योरी को अडॉप्ट करते हुए पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाना पड़ता है, और दूसरी कंट्री में हालात अगर अलग होते हैं तो वो पॉलिटिकल थ्योरी जो कि किसी और कंट्री ने अपनाई हुई है और उसके लिए वो बेस्ट मॉडल है, लेकिन किसी और कंट्री के लिए जहाँ पर सिचुएशंस वैसी नहीं है पहली वाली कंट्री की तरह, तो उनका अलग पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसका बेसिस पॉलिटिकल थ्योरी होता है। लेकिन जब काउंटर काउंटर आर्गुमेंट्स निकल कर आते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ट है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट के चलते पॉलिटिकल फिलॉसफी का बर्थ होता है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ज़रूरी नहीं है कि आज एक कंट्री के अंदर जिस प्रकार की पॉलिटिकल थ्योरी और उसके चलते पॉलिटिकल सिस्टम को बेस्ट माना जा रहा हो वो हमेशा उस कंट्री के अंदर वैसा ही रहे। बदलते वक्त, हालात और ज़माने के अनुसार हो सकता है कि आने वाली सत्ता के अंदर 2-4 जनरेशन के बाद जो लोग बैठे हैं उस कंट्री के अंदर, वो अपने पूरे के पूरी तरीके से पॉलिटिकल रिजीम को चेंज ही कर दें, क्योंकि उनको ऐसा हो सकता है कि अर्स्टवाइल रूलर्स ने या उनके देश के पुराने संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार से पॉलिटिकल थ्योरी को अडॉप्ट कर कर अपना संविधान लिखा था, देश का गवर्नेंस और पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इजाद करा था, वो चीज़ एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिट ना बैठे जब एक जनरेशन के लोग आकर उस देश की सत्ता में कुर्सी को संभालें। तो ये भी हो सकता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम जो कि पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर हमेशा बेस्ड होता है, वो एक कंट्री के अंदर यू टर्न मार ले सिचुएशंस और सरकमस्टांसेस का सहारा लेते हुए। लेकिन अगर हम इसको वैलिडेट करने पर आए कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है, कौन सा मिडल वे में लाया करता है, कौन सी कंट्री के लिए बेस्ट सूटेबल है, हमें बाहर से देखकर अगर लग रहा है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ख़राब है, शुक्र है भगवान का कि हमारा देश ऐसा ना हो, लेकिन क्या पता फिर उस कंट्री की जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री के कंपैरिजन में जिस कंट्री की हम बुराई कर रहे हैं, वो सामने वाली कंट्री जो कि आपकी आलोचनाओं को सह रही है, वहाँ पर जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, लोगों का वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिक आइटम ज़्यादा हो आपकी कंट्री से, तो उनके लिए वो सिस्टम बेस्ट है। अगर इन सारी तिगड़म को अगर हमें सॉल्व करना होता है, रिजॉल्व करना होता है आज के ज़माने के अंदर, तो हमें उसके लिए मेनली 2 पिलर्स की आवश्यकता होती है। और ये टॉपिक आपको वही समझाएगा कि सिग्निफिकेंस आज तक क्या रही है इतिहास से लेकर अभी तक पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी की, और उसी के चलते कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की। और इससे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। टॉपिक ये छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर वैलिडेट करना पड़ेगा। जैसे आपने पीएसआईआर के अंदर क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने आपको शुरू की ओरिएंटेशन क्लासेस के अंदर झलक दी थी क्वेश्चनों की, कि पूरी स्टेटमेंट वाले जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए बनाकर ही आ सकता है, सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में मुझे समझाना आना चाहिए कि पॉलिटिकल थ्योरी किसी के द्वारा स्टिपुलेट करा गया हुआ एक आइडिया होता है। जब उसके ऊपर कोई एक काउंटर आर्ग्यूमेंट्स निकल कर आए, वो फिलोसफी का पार्ट है। अगर हम उसको किसी मेथड से वैलिडेट करते हैं, जो कि मेथड हवा में बातें ना करके वो ओपिनियन नहीं होता, वो प्रॉपर एक
कोर फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने के तौर तरीके होते हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट होता है। तो अगर आप अभी तक प्रीवियस लेक्चर तक डिफरेंशिएट करना सीख गए हो इन कॉन्सेप्ट्स को, इन टर्म्स को, तो आपको इनकी रेलेवेंस समझ में आ जाएगी, जिसके बारे में हमने बात करी थी। पहले तो हमने तीनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करी थी कि पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस फिलोसफी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस क्या है, और फिर हमने कोर तरीके से बात करी थी कि पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस की डिबेट किस तरीके से रेलेवेंस में आती है, काम में आती है। यहाँ पर फिलोसफी की बात इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि फिलोसफी थ्योरी से ही ड्राइव होगी, फिलोसफी इंडिपेंडेंट तरीके से निकल कर नहीं आ सकती है। अगर आप किसी चीज़ को, किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हो या उसको क्रिटिसाइज करते हो, तो उसके पहले एक काउंटर आर्ग्यूमेंट या मेन आर्ग्यूमेंट या मेन थीसिस, मेन थ्योरी होनी चाहिए आपके सामने। तो राइटर दोस्तों हमें सबसे पहले ये बताते हैं कि जब भी हम पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रूप से हमारे दिलो दिमाग के अंदर, दुनिया के विभिन्न लीडर्स के दिलो दिमाग के अंदर, एक देश के नागरिकों के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम इन पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस जैसे कॉन्सेप्ट्स की रिफ्लेक्शंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक तो हमें समझ में आने लग जाएगा पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस के ज्ञान को अर्जित करने के बाद कि देश के अलग अलग कोनों के अंदर सामाजिक समस्या क्या क्या चल रही है, और विभिन्न प्रकार के देश किस प्रकार की राजनीतिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, या फिर उनके अंदर वो एक चीज़ रुकावट बन के खड़ी हुई है कि वेरियस पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या सोशल प्रॉब्लम्स एक कंट्री के दरवाजे पर आहट देती है हर बार, और वो कंट्री प्रॉपर तरीके से एक ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी के चलते ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, वो पर्टिकुलर कंट्री, वो पर्टिकुलर नेशन स्टेट, जिससे वो इन समस्याओं को हल कर कर अपने देश को एक वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर नेशन स्टेट का एक रूप दे सके, रंग रूप दे सके। तो वेरियस प्रकार की जो सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती है, वो पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस से किस तरीके से रिजॉल्व करी जा सकती है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट, एज अ डोमेन, एज अ डिसिप्लिन, सामाजिक और राजनीतिक जो आपदाएं हैं विभिन्न देशों के अंदर, विभिन्न कंट्रीज के अंदर, जो ये समस्या की तरह उस देश के आगे खड़ी हो जाती हैं, तो ये डिसिप्लिन, ये सब्जेक्ट, ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो उनको समझने के लिए, और फिर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि सोसाइटल प्रॉब्लम्स, देश के अलग अलग कोनों में, हमारा देश हो, पड़ोसी मुल्क हो, दूर दराज की कोई कंट्रीज हो, हर देश के अंदर किसी ना किसी प्रकार की सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं एक कॉमन प्रॉब्लम की बात करूं जो कि एक देश के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और उस समय पर उस देश का जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है, तो इसके लिए सारे एग्जांपल ज़रूरी नहीं आप इंडिया स्पेसिफिक ही दो, तो आप एक एग्जांपल यूज़ कर सकते हो यहाँ पर श्रीलंका का। श्रीलंका के अंदर कौन सी मेजर दो कम्युनिटीज़ रहती हैं जिनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं? एक सिन्हालीस और दूसरे तमिल्स या तमिलियंस। अब श्रीलंका एज अ कंट्री के अंदर रहने वाले सिन्हालीस और जो तमिलियंस हैं, क्या वो उस देश के पार्ट हैं? क्या वो उस देश के नागरिक हैं? बताओ, हाँ या ना? बिल्कुल है। लेकिन फिर जब सिन्हालीस ये क्लेम करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन की संख्या मेजॉरिटी नंबर के अंदर है एज कंपेयर टू तमिलियंस या तमिल पीपल, जो कि हमारे देश में भारत के दक्षिण भारत के कोने से आकर बसे थे, वो शुरू से ओरिजिनली हमारा पार्ट नहीं थे। अब हमारी कंट्री को अगर आप श्रीलंका से कंपेयर करते हुए देखोगे, तो यहाँ पर आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, और फिर आप श्रीलंका का एलिमेंट सेनालीस और तमिल्स की जो कम्युनिटी क्लैशेस, जो लड़ाइयाँ चलती हैं, जो इन्होंने फिर लट्टे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, जिसके पूरे इशू के चलते हमारे अर्सवाइल प्रधानमंत्री की हत्या भी कर दी गई थी, राजीव गांधी जी की। तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इनका एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ग्रुप है जो कि आवाज़ उठाता है कि हम अपने अधिकारों को छीनने के लिए बंदूकों का भी सहारा ले सकते हैं। अब इंडिया का मॉडल श्रीलंका के इस मॉडल से कैसे अलग है विद रिस्पेक्ट टू अप्रोचिंग अ सोशल प्रॉब्लम? अगर आपको इसको जस्टिफाई करना हो या फिर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना हो, तो आप सिंपली
ऐसी चीज़ों का सहारा ले सकते हो कि इंडिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, और आप ऐसे टर्म्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डेफिनेटली अगर आप उसको अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इंडिया के अंदर हमारे देश में शुरू से ही, प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर अभी तक, हम लोग बाहर के लोगों को अपने देश में जगह देते हैं, उनको आने देते हैं, बिकॉज इंडिया वेलकम्स पीपल, वेरियस कम्युनिटीज, नॉट इन द प्रेजेंट एरा बट नॉट इन द कंटेम्प्रेरी एरा ओनली, बट फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं वो कॉन्सेप्ट है अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट, है ना। कि हम लोग जैसे, जिस प्रकार से हमारे परिवार में किसी दिन घर में कोई आता है तो हम लोग मेहमान को भगवान के समान पूजते हैं, ये भी एक टर्म है जो कि इंटरनेशनल एरेना में भारत जो है वो पोर्ट्रे करता है अपनी छवि। अब आप मुझसे कहोगे कि सर ये तो सोसाइटल या फिर सोशल डायमेंशन का एक एप्लीकेशन वाला टर्म यूज हुआ, संस्कृत टर्म है, क्या हम इसको आईआर में, पीएसआईआर डिसिप्लिन में, जीएस के मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल दोस्तों आप कर सकते हो 100%। उसका रीजन ये है, संयुक्त राष्ट्र के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने भारत ने इतिहास में विभिन्न डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट करे हैं, जैसे हर बार यूनाइटेड नेशंस में कॉन्फ्रेंसेस ना इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आयोजित नहीं करी जाती हैं, कभी कभार जनरल मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो जब उनकी मीटिंग्स होती हैं तो हर एक कंट्री अपनी कोई ना कोई बात सामने रखती है। वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स या उस देश के राजदूत जो हैं, एम्बेसडर्स जो होते हैं, जैसे हमारे देश में इंडियन फॉरेन सर्विस जो ऑफिसर्स होते हैं या सेक्रेटरीज जो होते हैं, वो जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनको भेजते हैं, और फिर वो भारत की छवि के बारे में, भारत की समस्याओं के बारे में, भारत की अच्छी चीज़ों के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में वहाँ पर जाकर बात करते हैं। तो यूएन के बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैनी टाइम्स, 1000 टाइम्स वी हैव यूज दिस टर्म अतिथि देवो भव। तो आप बेफिक्र होकर इसको पीएसआईआर में यूज कर सकते हो, और ऐसे टर्म्स यूज करने से आपके आंसर में वजन आ जाता है, कम शब्दों में आप ज्यादा गहरी बातें कह सकते हो, है ना। तो हम लोग अतिथि देवो भव के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, और ये चीज कैसे रिफ्लेक्ट होती है, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना इस पॉइंट को हमें, कि हम लोग डाइवर्सिटी को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं कि हमारे देश में छोटे मोटे कम्युनल क्लैशेस तो देखने को मिलते हैं, लेकिन उसकी वजह से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश में कम्युनल क्लैशेस ने कोई ऐसा रंग रूप ले लिया हो जिसकी वजह से सिविल वॉर जो है, जो गृह युद्ध जो है कम्युनिटीज़ के बीच में, वो स्टार्ट हो गया हो। लेकिन श्रीलंका का मॉडल, श्रीलंका की पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिस पर जो पॉलिटिकल सिस्टम उनका है, हम उसको कहीं ना कहीं इंडिया के मॉडल के सामने थोड़ा सा वीक कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? यहाँ पर तो मेजरली बात सिर्फ दो ही कम्युनिटीज़ की, दो ही ग्रुप्स की है। हमारे देश में तो हिंदूज, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, सिख्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, ना जाने कितने सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, कितने सारे सेक्ट्स हैं हमारे पास, कितनी सारी कम्युनिटीज़ हैं। उनके बीच में छोटे मोटे क्लैशेस तो होते हैं, लेकिन श्रीलंका का मॉडल अगर हम देखें और उसको कंपेयर करें भारत के साथ, तो दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक क्लैश को श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीलंका के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, श्रीलंका की गवर्नेंस, श्रीलंका का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर संभाल नहीं पाता क्या? कि उनके बीच में सिविल वॉर जो हो रहा है और सरकार जो है किसी एक साइड को सपोर्ट कर रही है, दूसरी साइड को नहीं कर रही है। तो इस प्रकार के सोशल प्रॉब्लम्स को देखने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी का जो लेंस है, जो उसकी दूरबीन है, जो उसके बाइनोकुलर्स हैं, वो हमारे काम आते हैं। और इसी प्रकार से वेरियस प्रकार की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी पॉलिटिकल थ्योरीज के जरिए हम देख सकते हैं, और फिर पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में आप एक कॉमन एग्जांपल यूज कर सकते हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अभी तक एक तरीके से स्टेबल है, जो कि भारत को एक स्थिर पोजीशन में रखा हुआ है। कुछ कुछ बदलते वक्त और सरकमस्टांसिस के अलावा हर एक कंट्री को चेंज अपने आप को करना पड़ता है। तो हमारी कंट्री के बहुत सारे मूल सिद्धांत भी चेंज होते हुए आए हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, वो थ्योरी एक अलग डेजिग्नेटेड थ्योरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉस्टुलेट करी थी। लेकिन मैं एक कंट्री के वो हालात बता रहा हूँ जो कि वक्त, ज़माना और जनरेशन बीतते हैं तो वो चेंज होते हुए आए हैं। 1947 से लेकर 2025 तक हमारी कंट्रीज़ के अंदर बहुत प्रकार के चेंजेस हैं, और उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हमें भी चेंज होना था, जिसके लिए हमने संविधान के अंदर डाली
वेरियस प्रकार की अमेंडमेंट्स। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए हमारे देश की स्थिरता आज तक कायम है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान भी शुरू से अपने आप को 1947 से एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता था। पाकिस्तान का कहना यह था कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बेसिस पे कंट्री चलती है। अगर ऐसा वहाँ पर था तो यहाँ पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के दोबारा से लिखने या ना लिखने की बात ना करते हुए अगर एक उसके कोर इश्यूज को, एक उसकी कोर पॉलिटिकल प्रॉब्लम को अगर एड्रेस करने की कोशिश करें, पहली बात तो ये है कि निगाह डालें अगर उस पॉलिटिकल प्रॉब्लम पे, तो हमारे तो पाकिस्तान के देश में क्या है एज कम्पेयर टू जो हमारे देश में कभी भी नहीं हुआ, कि पाकिस्तान में जो लोग इलेक्टेड लीडर्स चुनकर आए पास्ट में, उनका बहुत ईजिली असैसिनेशन हो गया, उनका मर्डर हो गया। ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान में हमेशा ये देखा गया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जो लीडर्स चुने गए हैं, जो कि डेमोक्रेसी का सहारा लेकर सत्ता में बैठने आए थे, उसको ओवरटेक बहुत इजीली पाकिस्तान के अंदर कर दिया जाता है पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम के द्वारा। ठीक है। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम पाकिस्तान की अगर हमें देखनी है, और ऐसे ना जाने कितने सारे देश हैं और अभी भी उनके देशों के अंदर पॉलिटिकल समस्याएं जो है वो चल रही हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि पास में उन्होंने विटनेस करी हैं। जैसे आप सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पर ये भी दे सकते हो कि यूएसएसआर जो था वो भी एक संयुक्त ग्रुप था। ठीक है। कितने कंट्रीज का? 15 नेशन स्टेट्स का। लेकिन 1991 के आसपास वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल करके नहीं रख सका। कुछ ना कुछ वहां पर दिक्कत थी, और उस पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा कि यूएसएसआर ने अपने आप को नहीं संभाल पाया 1990 1991 के दशक के आसपास, जिसके चलते हुआ क्या, उसका विभाजन हो गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। और डिसइंटीग्रेशन के बाद भी बड़ी सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हुई, इवन जब वो सक्सेसर इमर्ज होकर आया यूएसएसआर का रशिया के अंदर भी बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देखी गई। और उनमें से एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम जो कि पॉलिटिकल डिसीजंस के बेसिस पर इमर्ज हुई थी, लेकिन जिसका इम्पैक्ट 99% इकोनॉमिक डायमेंशन में निकला, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो एक एग्जाम्पल को, विच इज फेमसली नोन एज शॉक थेरेपी, जिसको इनिशिएट करा गया था वहां के लीडर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बोरिस येल्टसिन के द्वारा। तो इस प्रकार के कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कि आगे चलकर हम जहां पर बात होगी इन सब कोल्ड वॉर थ्योरीज, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का इतिहास और पार्टीशन, इन सब में ये सारे सिनेरियोज मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा। लेकिन आपके लिए ये सिनेरियोज मेरे फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए नहीं है, क्योंकि इन सब के बारे में हम 11th-12th की एनसीईआरटीज में बहुत इन डेप्थ बात कर चुके हैं लाखों करोड़ों बार, है ना। तो इस प्रकार से आप 2 एग्जाम्पल देकर जस्टिफाई कर सकते हो। मतलब मैंने हर चीज़ के, मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं 2 से 3 एग्जाम्पल दिया करूंगा। मतलब एक एग्जाम्पल इसका, एक एग्जाम्पल इसका, आप देकर जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर ऐसे देशों के अंदर हमें सामाजिक समस्याएं और राजनीतिक समस्याओं को एक गहरी पैनी नज़र से देखना है, तो पॉलिटिकल थ्योरी वहाँ पर काम आ सकती है। बिकॉज अगर उन कंट्रीज़ के अंदर वो समस्या अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रही है, देन दैट कंट्री हैज़ इन डेप्थ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू इट्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। उसकी पॉलिटिकल थ्योरी को उसे नया तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए, या ऑल टुगेदर फिर एक फ्रेश स्ट्रक्चर लेकर आना चाहिए, जो कि वो कंट्री तभी समझ पाएगी, उसके अंदर, उस कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर उतनी मैच्योरिटी कि हम अपना पुराना स्ट्रक्चर, पुराना रवैया, राजनीतिक रवैया छोड़ देते हैं और एक नया स्ट्रक्चर अपनाते हैं। अगर हमें अपने देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, तो वो तभी हो पाएगा जब उनको नॉलेज होगी पॉलिटिकल थ्योरी की। और वो नया रवैया, नया स्ट्रक्चर काम आएगा भी कि नहीं आएगा, इसका इंडिकेटर जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस बनेगा। ऐसे करके सिंपल भाषा में आप इन चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हो। तभी मैं आपको बोल रहा था कि धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब आपके जहन में, अगर आप सीरियसली लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, तो पता लगने लगा होगा आपको कि कहाँ पर हमें टर्म यूज़ करनी है, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस, जो कि एक इंडिकेटर होता है कि पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल फिलोसफी कितनी फिट बैठेगी।
अगर इसको अडॉप्ट कर लिया गया तो कितनी फिट बैठ रही है, अगर इसको हम अडॉप्ट करने वाले हैं फ्यूचर में, अच्छा मॉडल लगता है, किसी का बोरो कर रहे हैं कुछ, तब भी वो इंडिकेटर काम आएगा और ये हमें बताएगा कि कितना फिट बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है। बेसिकली वो इनपुट के बाद, इनपुट एक थ्योरी और फिलोसफी का पार्ट है, आउटपुट के तौर पर पॉलिटिकल साइंस उभर कर आएगी, निखर कर आएगी। ठीक है, तो अगर हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज की विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर साइंटिफिक एनालिसिस मतलब पॉलिटिकल साइंस को कहा जा रहा है, यानी कि हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके बेसिस पर हम इन सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, चाहे हमारे देश की हो चाहे किसी भी देश की हो, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर इनको रिजॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं कि जो हथकंडे उस देश की सरकार या प्रशासन अपना रहा है, क्या वो उनकी अप्रोच ठीक है। अब अगर श्रीलंका की गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस को इतने टाइम से बोल रही थी कि येस वी आर वर्किंग टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिनालीस एंड तमिल्स, तो हम उसकी बात को अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि आज तक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग है। वो रिजॉल्व होगा तब हम मानेंगे कि यस उसकी अप्रोच ठीक है। तो साइंटिफिक एनालिसिस यानी कि पॉलिटिकल साइंस हमें इस काबिल बनाता है कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स को समझ सकें और इनको रिजॉल्व कर सकें। और वो चीज़ कैसे, मैंने आपको एग्जांपल्स देके जस्टिफाई कर दी अच्छी तरीके से। जबकि अगर यहाँ पर हम देखो, टॉपिक ये था कि सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस, है ना, लेकिन बीच में राइटर यहाँ पर एक वर्ड लेकर आ रहा है और यही इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपनी बना लो तो आपको पता लग जाएगा कि टॉपिक के अंदर या क्वेश्चन के अंदर जिस चीज़ की बात पूछी भी नहीं गई है तो मुझे स्मार्टली उसको कैसे एकदम से बीच में ठूसना है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस की महत्वता क्या है, वहीं पर हमें बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें गाइड करती है टुवर्ड्स बेटरमेंट। क्योंकि अगर एक थ्योरी समझने की कोशिश करो, अगर एक थ्योरी के बेसिस पर एक कंट्री ने, यानी कि एक कंट्री ने अगर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम अगर अपने देश में अपना रखा है तो उसका पॉलिटिकल सिस्टम किसी न किसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होगा। अब आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नई इसलिए लग रही होंगी बिकॉज अभी तक पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज आपको सिर्फ लक्ष्मीकांत से है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर देता हूँ, भारत का एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जब परमानेंट मेंबर बनकर उसका कदम रखा था, जितने भी लोग, वो 250-300 लोग, 350 लोग, जितनों ने भी हमारा संविधान बनाया, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जितने भी दिग्गज नेता शामिल थे, तो उन सब की एक टेंडेंसी थी, एक आइडियोलॉजी थी मन के अंदर। अगर हम चाहते तो बहुत फ्रेश तरीके से नई नई चीज़ों को रख सकते, लेकिन हमने बेसिकली क्या करा, अमेलगमेट कर दिया, ब्लेंड कर दिया दुनिया के विभिन्न संवैधानिक स्ट्रक्चर्स को, जो कि भारत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसके संदर्भ के अंदर फिट बैठे, उनसे हमने प्रोविजंस को बोरो कर लिया। इसलिए कभी कभार आलोचकों का हमारे संविधान के ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगता है, हमारे संविधान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है आलोचकों के द्वारा, क्रिटिसाइजर्स के द्वारा, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड या फिर पैच वर्क। ये मैंने आपको लक्ष्मीकांत इवन 11-12 की एनसीईआरटीज में भी बहुत अच्छे से ये वर्ड बताया था कि भारत का संविधान एक बोरोड या पैच वर्क है। खैर जो भी था, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि संविधान निर्माता, अगर आप सिर्फ भारत का एग्जाम्पल लेकर अभी चलो, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के मन में कुछ ना कुछ एक ओरिएंटेशन, एक चीज़ रही होगी, उनकी एक आइडियोलॉजी होगी, उनकी एक इंक्लिनेशन होगी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन अगर आप उसको पॉलिटिकल थ्योरी की नज़रों से देखो तो पॉलिटिकल थ्योरी ये कहती है कि पॉलिटिकल सिस्टम को ऐसा बनाना, वैसा अडॉप्ट करना, ये पॉइंट डालना, वो पॉइंट हटाना, हम ऐसा बनाएंगे, हम वैसा बनाएंगे, ये सारी चीज़ें जब भी किसी इंसान के दिमाग में चलती है ना, तो वो जाने अनजाने में कैसे ना कैसे करके एक थ्योरी का इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे जस्टिफाई करते हैं उसको, नेहरू की डिबेट ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और इवन संविधान जब रेडी हो गया था उसके बाद बहुत सारे अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों के साथ शुरू हो गई थी, जिसको हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस में थोड़ा सा जाना था, लेकिन PSIR के अंदर हम इन डिबेट्स के अंदर थोड़ा सा डीप डिगिंग करेंगे। तो जब नेहरू के सामने संविधान रेडी हो गया, अब देश को स्टार्ट करना था फर्स्ट गियर डालकर, तो नेहरू के सामने, पंडित नेहरू के सामने एक चुनौती ये आई कि हम अपने देश का मॉडल सोशलिज्म की तरफ रखें
और वहीं पर उनके मंत्रिमंडल के अंदर कुछ लोग ये कहते थे नहीं सर, कैपिटलिज्म की तरफ चलते हैं, अमेरिका की तरफ फास्ट बनाते हैं। नेहरू की दोस्ती, कई लोगों को ऐसा लगता था, जो उनके खुद के मंत्रिमंडल के लोग उनके आलोचक बने इस चीज को लेकर कि आप तो यूएसएसआर के दोस्त, रशिया के दोस्त, तब वो रशिया बना भी नहीं था, यूएसएसआर के दोस्त रहे हो शुरू से, इसलिए आपको लगता है कि सोशलिस्ट सिस्टम बेस्ट सिस्टम है। जब ये तू मैं बहुत महीनों तक चली, फाइनली हम इस कंक्लूजन पर आए कि वी नीड टू ब्लेंड द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम बोथ द मॉडल्स, सोशलिज्म ऑल्सो एंड कैपिटलिज्म ऑल्सो। अब नेहरू अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे इकोनॉमी या देश का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है, आर्थिक व्यवस्था वाला, कि जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस सरकार डिसाइड करे, वहीं पर कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस शुड लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि खुद मैनेज होकर, डिमांड एंड सप्लाई मैनेज कर प्राइवेट बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल डिसाइड कर लेंगे कि उनको क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या कंज्यूम करना है। तो ये दोनों चीजें सही भी लग रही थी कुछ लोगों को, गलत भी लग रही थी, तो हमने दोनों को ही मिक्स कर लिया और एक यूनिक मॉडल, पहली बार भारत ऐसा कंट्री बना कि जिसने एक यूनिक मॉडल अडॉप्ट करा कि मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम हमने उसको दिया। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल के अंदर कुछ लोग थे और खुद नेहरू जी, अगर वो ये कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में ज्यादा से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के डोमेन में, वो सरकार संभाले उसकी लगाम। लेकिन वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट बॉडीज के हाथ में सब कुछ दे दो, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को, बिजनेस आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी अपने आप में थ्योरी को ही तो दर्शा रहा है। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं, समझने की कोशिश करो, बीइंग अ प्रधानमंत्री ऑफ दिस देश, कि सब कुछ मेरे हाथ में, यानी कि सरकार के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि हम प्रॉफिट्स को ऐसा नहीं करेंगे कि अमीरों के हाथ में ज्यादा दे दिया, गरीबों के हाथ में कम आया, हम डिविजन्स को कम करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहला चैलेंज, जैसा ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के अंदर भी नेहरू जी ने लाल किले से कहा था, स्वतंत्र भारत की पहली स्पीच के अंदर, कि हमारे देश के सामने इवल्स खड़े हुए हैं कुछ, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, हंगर, इलिटरेसी। तो उनमें से हंगर और इलिटरेसी एक बहुत बड़ा इशू है, और वो तब तक रिजॉल्व नहीं हो सकता जब तक हम सरकार को डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी ना दे। नेहरू पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे अपनी ये वाली बात मनवाने की कि सोशलिस्ट मॉडल ही हमारे देश की पहचान होनी चाहिए, जस्ट लाइक द रेप्लिका ऑफ यूएसएसआर, बट नॉट क्रूएल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। नेहरू ने यह भी कहा था कि कम्युनिस्ट मॉडल हमें अडॉप्ट नहीं करना है, कम्युनिज्म को लेकर यहां पर नहीं आना है, क्रूएल फॉर्म में सरकार वर्क नहीं करेगी यहां पर कि आपकी प्राइवेट लाइफ के अंदर एंटर करिए कि आप कौन सा धर्म फॉलो करोगे, आपके फ्रीडम बेसिकली जो है वो मॉनिटर करे जाएंगे, आपके पास लिबर्टी लिमिटेड होगी, यूनिवर्सल रेटेड फ्रेंचाइज का जो मीनिंग है वो औरतों तक शुरू में रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, धीरे धीरे करके सोसाइटी आगे बढ़ेगी, फिर वो औरतों को दे दिया जाएगा। नेहरू इन सारी बातों के खिलाफ थे। नेहरू कहते थे मैं प्योर तरीके से सिर्फ सोशलिज्म को फॉलो करना चाहता हूं और उसी को अडॉप्ट करना चाहता हूं देश के अंदर। वहीं पर नेहरू की इस बात के ऊपर आलोचकों का ये कहना था, नहीं सर, इकोनॉमी को फास्ट में बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीजें आप जो बात कर रहे हो, पॉवर्टी, हंगर, इग्नोरेंस, डिसीज, ये वक्त के साथ साथ ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट गियर ऑफ आवर इकोनॉमी विद द मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये थिंकिंग कोई तो दर्शा रहा है। अब आप समझने की कोशिश करो, अब आपको समझ में आ भी जाएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो चाहे कैसे भी अपनी बात करे, कैसा भी डिसीजन ले, जाने अनजाने में ही सही, भले वो उस चीज से खुद भी वाकिफ ना हो, लेकिन एक इंसान की हर एक सर्कमस्टांस के अंदर, और यही आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की जो लिस्ट है ये सारी आपको समझाएगी, और ये पेपर 1 सेक्शन है इसी चीज के बारे में है कि इंसान चाहे इन चीजों से रूबरू हो चाहे ना हो, वो एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, लेकिन अगर उसकी इंक्लिनेशन किसी चीज को लेकर, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर अगर ऐसी होती है कि मुझे ये सही लगता है, आप कह रहे हो आपको वो सही लगता है, अब आपको जो सही लग रहा है वो मुझे सही नहीं लग रहा, जो मुझे सही लग रहा है वो आपको सही नहीं लग रहा। आप कह रहे हो देश ये एबीसी मॉडल पे चलना चाहिए, मैं कह रहा हूं देश XYZ मॉडल पे चलना चाहिए, कोई तीसरा पर्सन है वो कह रहा है PQR मॉडल पे चलना चाहिए। तो हम सबकी जो इंक्लिनेशन और ओरिएंटेशन है, उसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर एक थ्योरी है। अब वो हमने चाहे किताबी ज्ञान से या कॉलेज के क्लासरूम में जाकर या लाइब्रेरी की किताबों में जाकर ना पढ़ी हो, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी हमें यही समझाती है कि एक इंक्लिनेशन भी पर्सन की होना एक पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट ही होती है। अब सोक्रेटिस को भी तो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं।
सोक्रेटिस ने तो जीते जी अपनी कोई बुक नहीं लिखी। हम तभी तो बार बार ये वर्ड यूज करते हैं, लाइन यूज करते हैं कि वॉट एवर इज सोक्रेटिक इज प्लेटोनिक एंड वॉट एवर इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक। तो वो तो प्लेटो की विचारधारा से हम लोग सोक्रेटिस के आइडियाज को, उनकी विचारधारा को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्लेटो ने इसको पेन डाउन करा है अपनी बुक्स के अंदर, जैसे द रिपब्लिक। तो सोक्रेटिस अगर अपनी कुछ बातें सिखाते थे, और सोक्रेटिस ने ही जैसा प्लेटो को बनाया मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, तो क्या सोक्रेटिस की कोई ओरिएंटेशन, कोई लीनेज नहीं थी क्या? मतलब इंक्लिनेशन और कोई ओरिएंटेशन नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। लेकिन सोक्रेटिस कभी भी इस चीज को शायद से जानते हो, शायद से ना जानते हो, कि मेरी खुद की एक पॉलिटिकल थ्योरी है, उसी के बेसिस पर मेरी एक ये विचारधारा बन रही है। तो आगे चलकर आप सीखोगे, बड़े सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स आपको ये बताएंगे कि आप जब भी कोई चीज राजनीतिक तौर पर, देश के तौर पर, सामाजिक तौर पर, इवन अर्थव्यवस्था के तौर पर जब कुछ सोच रहे होते हो, तो आपकी सोच में एक मॉडल इमर्ज होकर आता है। सरकार के हाथ में, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में कोई चीज होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, मुझे गरीब लोगों के लिए चिंता है, नहीं नहीं मैं तो बिजनेसमैनों को ही सपोर्ट करता हूं। वहां पर आपकी थ्योरी आपके दिमाग में चाहते ना अनचाहते हुए, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन बसी हुई है। लेकिन फिर यहां पर पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात क्या कर रही है, अब ध्यान से समझना। अब आता है इस डिस्कशन का मेन पहलू। दुनिया की कोई भी थ्योरी आपको, ये अलग अलग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इवन जो महान थिंकर्स रहे हैं, जिनको पता था कि उनकी थ्योरी सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी दे वर ओपन माइंडेड इन वन थिंग, ऑल ऑफ देम। आपके पूरे कोर्स में जितने थिंकर आपको मिलेंगे, उनमें एक कॉमन बात आपको मिलेगी। एवरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट सेड इन द हिस्ट्री दैट हमारी थ्योरी, या कोई भी थ्योरी जो हम आज प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये दोनों, वो एक तो यूनिवर्सल नहीं है, और दूसरे वो स्टैटिक नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट सारे खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट करते थे कि आज जो हम थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आज बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। कार्ल मार्क्स की थ्योरीज ने जेन्युइन तौर पर वर्करों को, गरीब लोगों को एम्पावर करा, उनको सशक्तिकरण की शक्ति दी कि वो एम्पावर हो सके, डिसीजन मेकिंग के रोल के अंदर आ सके। और क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी कि सत्ता में बैठे हुए लोग जो बिजनेसमैनों के साथ हाथ मिलाकर, चंदा लेकर, इलेक्शन लड़कर जीत जाते हैं, और फिर वो बिजनेसमैनों की ही ग्रोथ के लिए काम करते हैं और गरीब जनता को भूल जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने जैसी आइडिया पोर्ट्रे करा था, इतनी बड़ी क्रांति लेकर आई उसने कि सच में उसने तख्ता पलट करवाकर वर्करों को एम्पावर कर दिया था। लेकिन सारे थ्योरिस्टों के अंदर आपको एक कॉमन बात ये देखने को मिलेगी, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। आज जो चीजें काम कर रही हैं, आज जो थ्योरी काम कर रही हैं, आज जो प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं, आज जो राजनीतिक व्यवस्था जिन थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है किसी एक देश के अंदर, वो जरूरी नहीं है कि दुनिया का बेस्ट मॉडल हो। हमारी कंट्री में वर्क कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं सभी कंट्रीज के अंदर वर्क करे। दूसरी बात, उन सबका एक और मत था, एक और आर्ग्यूमेंट ये भी थी कि आज अगर ये थ्योरी हमारे देश में काम कर रही है, हमारे देश के लिए बेस्ट है, चलो मान लिया दुनिया के हर एक कोने के लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे देश में भी आज जमाने के हिसाब से, वक्त और तकाजे के हिसाब से ये बेस्ट है। आगे चलकर अगर कुछ कुछ नए चेंजेस हुए हमारे देश के अंदर, तो ये थ्योरी हमारी आउटडेटेड हो जाएगी। और क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी कभी यूनिवर्सल नहीं होती है, दुनिया की कोई भी बात, दुनिया की कोई भी बात यूनिवर्सल नहीं होती है। और ये मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, सोक्रेटिस कहते हैं। आप जब सोक्रेटिस के बारे में पढ़ना शुरू करोगे, तो सोक्रेटिस की विचारधारा के अंदर आपको एक चीज़ पता लगेगी कि सोक्रेटिस क्या करते थे। उनका क्लासरूम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था, लिखवाते तो वो कुछ थे ही नहीं, खुद ने भी कुछ नहीं लिखा, स्टूडेंट्स को कलेक्ट करके घेरा बनाकर उनके बीच में ना डिवीजन बना देते थे, 5 लोग इस तरफ, 5 लोग इस तरफ, 2 लोग उधर, 2 लोग इधर। या आज तुम दोनों, राहुल और मनोज, एक दूसरे के सामने आकर बैठो, कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, आप जानते हो कि नाम अलग होते हैं, तो सामने आकर बैठो और तुम बताओ प्यार क्या है, तुम बताओ भगवान है कि नहीं है। फिर मनोज से कुछ पूछा, राहुल ने कुछ और कहा, दूसरे शिष्यों से फिर कुछ और पूछा, हाँ भाई आप किसके आर्ग्यूमेंट से, किसके व्यू पॉइंट से को एक्सेप्ट करते हो और किसको क्रिटिसाइज करते हो। तो अगर आप क्रिटिसाइज करो तो हाँ जी आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या है प्यार, जो ये दोनों नहीं बता पाए, या जो मनोज नहीं बता पा रहा है, जो राहुल बता पा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है, अब उस चीज़ को समझना। प्लेटो इस चीज़ को पोर्ट्रे करेगा अपनी बुक के अंदर, ध्यान से समझना। प्लेटो कहता है दुनिया के अंदर जब भी कोई पॉलिटिकल थॉट इमर्ज होकर आता है, तो वो पॉलिटिकल थॉट या वो पॉलिटिकल आइडिया पार्ट होता है एक थीसिस का। थ्योरी कभी वर्ड प्लेटो ने यूज ही नहीं करा। थ्योरी तो हम बोलते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है,
थ्योरी नहीं होती है कभी भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वो थीसिस होती है। थीसिस मतलब सिंपली एक आइडिया या एक कॉन्सेप्ट जिसको सबसे पहली बार किसी एक पर्सन ने पोर्ट्रे कराओ, पुट फॉरवर्ड कराओ। प्लेटो कहते हैं हर थीसिस की एक एंटी थीसिस निकल कर आएगी, यानी कि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। और जब इस थीसिस की एंटी थीसिस निकल कर आएगी तब ये जाकर बन जाएगा सिंथेसिस। कुछ लोग मतलब ये सिंथेसिस एक फाइनल थ्योरी होगी, एक फाइनल थ्योरी होगी जिसको अभी के लिए क्रिटिसाइज नहीं करा जा रहा है। ये आई कैसे? थीसिस के अंदर कुछ व्यू पॉइंट थे, एंटी थीसिस के अंदर कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स थे। सिंथेसिस बनाने के लिए हमने इन मतलब आर्गुमेंट्स को जो फेवर कर रहे थे और वो आर्गुमेंट्स जो कि डिसफेवर करे जा रहे थे उनको एमलगेमेट कर दिया, उनको ब्लेंड कर दिया और दी एक फाइनल थ्योरी। लेकिन प्लेटो अपनी इस बात को यहीं कहकर खत्म नहीं करते हैं। प्लेटो कहते हैं, और ये चीज़ उन्होंने सोक्रेटिस से सीखी थी, सोक्रेटिस की क्योंकि बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए सोक्रेटिस के इस आइडिया को हमें प्लेटो के वर्क के थ्रू जानना पड़ता है। थीसिस एंटी थीसिस की थ्योरी एक्चुअली सोक्रेटिस की थ्योरी है वैसे, ठीक है, लेकिन हम इसका क्रेडिट प्लेटो को देते हैं। वो आप आगे चलकर धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीख जाओगे। तो सिंथेसिस जो है, प्लेटो कहते हैं कि मज़ेदार बात यह कि सिंथेसिस वैसे तो फाइनल थ्योरी है लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइम तक ही फाइनल थ्योरी है। जैसे एक कंट्री आगे बढ़ेगी उसके अंदर एक जनरेशन या पॉलिटिकल लीडर्स चेंज होंगे, तख्त पर कोई और आकर बैठेगा, वक्त बदलेगा, ज़माना बदलेगा, सामाजिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था बदलेगी। इस थीसिस की भी सामने एक एंटी थीसिस इमर्ज हो जाएगी, इसके भी काउंटर आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब इसके काउंटर आर्गुमेंट शुरू होंगे तब दोबारा एक नई थीसिस आएगी, एक नई थ्योरी आएगी। हम फिर इन काउंटर आर्गुमेंट्स वाले पॉइंट को, ये जो फाइनल थ्योरी थी इसके साथ दोबारा से हम मिक्स करेंगे इसको, और फिर फाइनली एक सिंथेसिस फिर से इमर्ज होकर आएगा जो कि एक फाइनल थ्योरी होगी। लेकिन वो फाइनल थ्योरी अगेन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अवेलेबल होगी, वो कभी भी यूनिवर्सल नहीं होगी, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अवेलेबल है। अब जानने वाली बात आपके लिए क्या है, ये जब भी किसी पॉलिटिकल थ्योरी को देने के बाद, इतना बड़ा प्लेटो एज अ थ्योरी जब ये वाली बात कह रहा है, उसके गुरु के सामने ये चीज़ें हुई हैं कि स्टूडेंट्स से स्टूडेंट्स के बीच में जब क्लासरूम में डिबेट या डिस्कशन चल रही होती थी, कुछ दिनों के लिए कुछ मैटर सॉल्व हो जाता था, फिर नए स्टूडेंट्स आते थे या किसी स्टूडेंट के मन में कोई एक नई बात आती थी, वो अपनी अगेन एक काउंटर आर्गूमेंट पुट फॉरवर्ड करता था। तो सोक्रेटिस के क्लासरूम में बैठ के प्लेटो ने ये सीखा था कि फाइनल थ्योरी का जो मूल आधार है ना, वो सिर्फ कुछ दिनों तक ही टिक सकता है, हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। तो एंटी थीसिस जब भी इमर्ज होकर आ रही है तो वो अपने आप में क्या है, यही आगे जाकर हम इसको डिसिप्लिन के अंदर कहते हैं, यही है पॉलिटिकल फिलॉसफी। क्योंकि थ्योरी के बेसिस पर कुछ लोग जो एग्री कर रहे हैं वो भी पॉलिटिकल फिलॉसफी का पार्ट है, लेकिन ज़्यादातर हमें डिसएग्रीमेंट वाले पॉइंट देखने होते हैं। क्यों देखने होते हैं? ये जो यहां पर बात लिखी हुई है ना, एक वर्ड लिखा हुआ है, सबसे तगड़ा वर्ड है ये। पॉलिटिकल फिलॉसफी हमेशा बेटरमेंट की तरफ हमें ले जाती है। ये चीज आज लिखी गई है लेकिन ये आज इमर्ज नहीं हुई है, ये पुराने पॉलिटिकल थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जहां से पॉलिटिकल थ्योरी उनके देशों से ये सब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन आना इमर्ज हुआ है, वो कहते थे कि हमेशा पॉलिटिकल फिलॉसफी का रोल ही यही है कि आपको गाइड करना टुवर्ड्स बेटरमेंट। क्योंकि कोई भी थ्योरी अगर यूनिवर्सल कोई मानकर बैठ जाएगा तो उसके अंदर जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं बदलते वक्त और जमाने के हिसाब से वो तो आ ही नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिशन है एक पॉलिटिकल थ्योरी का, अब इसको ट्रेडिशन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पास से लेकर कंटेम्प्रेरी टाइम से होते हुए ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज है कि पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स लाजमी हैं, और एक पॉलिटिकल थ्योरी चेंज होती चली आएगी, उसके थोड़े थोड़े सर्टेन पार्ट सर्टेन एंगल चेंज हो जाएंगे। तो ये ट्रेडिशन है, ये एक ऑनगोइंग एक रोड है जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेती है।
और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आप आगे चलकर ये भी जानोगे कि वो ये कहते हैं इसको खत्म होना भी नहीं चाहिए, किसी पॉलिटिकल थ्योरी को स्टैटिक नहीं होना चाहिए। अब कुछ पॉलिटिकल थ्योरी आप देखना, जैसे अगर आपको कभी भी जस्टिफाई करना हो ना कि ये जो सोक्रेटिस और प्लेटो कहते थे थीसिस एंटी थीसिस की बात, कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ये रहती है, बाकी बाकी आगे चलकर ये इनवैलिडेट हो जाती है। सबसे प्यारा एग्जांपल जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दिया था, 21st सेंचुरी के अंदर ये डिबेट ऑलमोस्ट सेटल हो चुकी थी और प्रूवन भी थी पॉलिटिकल साइंस के जरिए, जो कि एक इंडिकेटर होता है पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर। ये चीज काफी ज्यादा स्टैटिक बन चुकी थी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका भ्रम टूटा साल 2020 में। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। अब हम डेमोक्रेसी को, मतलब अगर इसके ऊपर एक काउंटर आर्गुमेंट शुरू हुए कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इससे बढ़िया तो सोशलिस्ट रिजीम है, इससे बढ़िया तो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, वो ज़्यादा जाने बचा पाई अपने देश के नागरिकों की ऐसी महामारी के टाइम पर। वहाँ पर ज़्यादा डिसिप्लिन था, वहाँ पर अच्छा गवर्नेंस आर्किटेक्चर था ऐसी चुनौतीपूर्वक परिस्थिति के अंदर। लेकिन हमने इसको सेटल क्यों नहीं कर दिया? बिकॉज पॉलिटिकल साइंटिस्ट आज भी, जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स के द्वारा ये पॉइंट रखे गए थे ना 2020 के बाद कि डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट आज भी इसके इंडिकेटर्स के बेसिस पर इसको वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो मत निकल कर आया है इंटरनेशनल एरेना में, वो ये निकल कर आया है कि ठीक है, एक पर्टिकुलर परिस्थिति के अंदर, कोविड-19 के अंदर, हम डेमोक्रेसी को एज अ पॉलिटिकल सिस्टम टेस्ट करते हुए ये नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर बैड है। ये तो सिर्फ एक सिचुएशन थी कोविड-19, लेकिन एज कंपेयर टू अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटोरियल रिजीम या कम्युनिस्ट रिजीम, मार्क्सिस्ट रिजीम, सोशलिस्ट रिजीम, प्रोमिनेंट एग्जांपल सऊदी अरेबिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, उनके कंट्रीज के कंपैरिजन के अंदर कम से कम लोगों की इज्जत और कदर तो करी जाती है डेमोक्रेटिक सेटअप्स के अंदर। राइट्स तो हैं, कम से कम लिबर्टी तो है, डर डर के तो नहीं जीना है। लेकिन आलोचक ये कहते हैं वो सारी बातें हटा दो, जान ही नहीं रहेगी तो बाकी राइट्स और इन सब आर्ग्यूमेंट्स का क्या करोगे? अब इसमें कौन सही है कौन गलत है ये कोई नहीं बता सकता, और आप और मैं तो याद रखना कोई होते ही नहीं है पीएसआईआर में इस चीज के ऊपर टिप्पणी करने वाले। जब भी क्वेश्चन आता है ना, जैसे मैं जीएस में आपको कहता हूं, डू यू थिंक, यूपीएससी डजंट वांट अस टू थिंक। जीएस में तो थोड़ा बहुत, जीएस में तो बिल्कुल भी नहीं, और पीएसआईआर में तो थोड़ा बहुत, एक तिनके भर भी नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप अपने आप से पूछ के देखो, आप हो कौन भाई? किस चीज के एक्सपर्ट हो? आपने कौन सी महारत हासिल कर रखी है? तो हमेशा हमें स्कॉलर्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, आंकड़े, इकोनॉमिक सर्वे, ऐसी चीज़ों के ऊपर रखकर बंदूक चलानी पड़ती है। तो जो ट्रेडिशन है पॉलिटिकल थ्योरी का, इसने हमेशा से इनकरेज करी है एक डिग्निफाइड डिबेट। डिग्निफाइड डिबेट पता है क्यों बोला जाता है? आप आगे चलकर इस चीज़ को सीखोगे, मैं अभी क्लैरिटी दे देता हूँ आपके उसके ऊपर। यहां पर जब भी कोई थ्योरी की काउंटर आर्गुमेंट्स निकल कर आती हैं, या फिर चलो सपोर्ट भी निकल कर आता है किसी चीज़ का, तो यहां पर ना लात जूता चप्पल नहीं चलता है किसी अपनी बात को मनवाने के लिए। यहां पर प्रॉपर तरीके से एक आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड करे जाते हैं, और उसका भी नेचर मैं आपको बता देता हूं। हालांकि हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। सिंपल 2 वर्ड मैं आपको बताऊंगा। जब भी पॉलिटिकल थ्योरी का आइडिया फॉरवर्ड करा जाता है, पुट फॉरवर्ड करा जाता है किसी एक पर्सन के द्वारा, उसके ऊपर कुछ आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स निकल कर आती है। तो जब भी आपको इस चीज़ को एग्जाम में वैलिडेट करके लिखना हो ना कि ये काम करा कैसे जाता है, अगर हम इसको डिग्निफाइड डिबेट बोल रहे हैं, यहाँ पर आमने सामने बैठ कर डिबेट डिस्कशन हो नहीं रही है, लात जूता चप्पल चल नहीं रहा है, व्हाट्सएप पे धमकियां दे देकर मेरी बात मान, कैसे नहीं मानेगा तू, मैं बोल रहा हूँ कि सोशलिस्ट सिस्टम बढ़िया है, ये गली छाप हरकतें नहीं होती यहाँ पर। तो ये डिसिप्लिन के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल थ्योरीज को कैसे वैलिडेट करार दिया जाता है, उसका एक सिंपल सा फंडा आप याद रखना, थ्रू रिसर्च पेपर्स। आर्टिकल्स या पीएचडी थीसिस। ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है।
कि आपसे अगर पूछ लिया मान लो कि मिस्टर या मिस सो एंड सो, आप इतनी सारी पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में आपने अपनी जर्नी में सुना होगा क्योंकि आपका ऑप्शनल ये है, तो आप मुझे बताओ कि पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी पहचान में कैसे आती है, नई थ्योरी या फिर पुरानी थ्योरी के ऊपर जो ये काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं, ये पता कैसे लगता है? क्योंकि थ्योरीज तो आपस में कभी मिलते नहीं है। एक स्वीडन में बैठा है तो एक नीदरलैंड्स में बैठा है, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा है तो एक इंडिया में बैठा है, एक ब्रिटेन में बैठकर आलोचक बना हुआ है तो वहीं पर एक अमेरिका के अंदर बैठ के सपोर्टर बना हुआ है एक थ्योरी का। आपस में तो वो एक दूसरे का नाम भी शायद से ही जानते हो। तो ये आइडियाज इंटरनेशनल डिबेट के ऊपर आते कैसे हैं? जब वो पर्सन जो इन आइडियाज को पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब उनके सामने जाकर उन्होंने लात जूता चप्पल चलाया ही नहीं या कभी टकराया ही नहीं, तो आपको सिंपली अपना रिप्लाई ये देना है थ्रू रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स एंड पीएचडी थीसिस सर एंड मैम। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको बताता रहूँगा, बिकॉज यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहता कि आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर पढ़ने की नीड है, लेकिन आपके शब्द, आपके एक्शंस थोड़े से सिंक करने चाहिए अपर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट के ऊपर। क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना पीएसआईआर का या किसी भी ह्यूमैनिटीज़ वाले ऑप्शन का, किसी का भी सिलेबस आप उठा लो, वो बीए का सिलेबस नहीं है, वो थोड़ा सा बीए और एमए के बीच में लाई करता है। प्रॉपर वो एमए का पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सिलेबस नहीं है और ग्रेजुएशन से नीचे लेवल का भी नहीं है, उनके बीच में लाई करता है। तो थोड़ा सा आपके शब्दों के अंदर, आपकी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, कम शब्दों के अंदर ही सही, इजी लैंग्वेज में ही सही, लेकिन प्यारी प्यारी बातें आनी चाहिए। दिस इज नॉट जर्नल स्टडीज जहां पर आप जर्नली कोई भी बात कह लोगे। ठीक है, तो ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज एनकरेज्ड एन ऑर्डर ऑफ डिग्निफाइड डिबेट, और डिग्निफाइड डिबेट का मतलब मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया, बिटवीन प्रोपोनेंट्स ऑफ अपोजिंग थॉट्स। अब अपोजिंग थॉट्स मतलब किसी ने थ्योरी दी, उसके ऊपर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, तो वो हो गया अपोजिंग थॉट। लेकिन उस काउंटर आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ प्रोपोनेंट्स हैं उसके, जैसे कि मैंने को प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना, ये चीज वही कह रहा है राइटर। जैसे ये है सोशलिज्म के सपोर्टर 3 लोग, और ये हैं मार्क्सिज्म के सपोर्टर। तो सोशलिज्म की कैटेगरी के अंदर और मार्क्सिज्म की कैटेगरी के अंदर ये हुए इसके प्रोपोनेंट्स। ये तीनों अपनी मार्क्सिस्ट थ्योरी के प्रोपोनेंट्स, ये तीनों अपनी सोशलिस्ट थ्योरीज के प्रोपोनेंट, और ऐसा करके आप अनगिनत एग्जांपल मतलब अपने दिमाग के अंदर बना सकते हो। अब ये इनको हेट करेंगे, सोशलिस्ट वाले कहेंगे हमारा मॉडल अच्छा है, मार्क्सिस्ट वालों का मॉडल बेकार है। मार्क्सिस्ट वाले कहेंगे हमारा मॉडल बेस्ट है, सोशलिस्ट मॉडल घटिया होता है। तो ये एक दूसरे के, ये तीनों के तीनों, मतलब अगर हम इस पर्सन को पकड़े तो ये इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, ये इसके व्यू पॉइंट को वैलिडेट नहीं कर रहा है। सिमिलरली ये पर्सन इन तीनों ऊपर वाले के व्यू पॉइंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, उनसे बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाता इसका व्यू पॉइंट। तो ये अपने ग्रुप के अनुसार तो प्रोपोनेंट्स हैं अपनी थ्योरी को लेकर, लेकिन एक दूसरे के आलोचक हैं। तो एक पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर जो अपोजिंग थॉट्स वाले जो लोग हैं वो प्रोपोनेंट्स बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जैसे थे नीचे वाले मार्क्सिस्ट वाले, ये पर्सन जो है ए बी सी, ए का कहना था सोशलिस्ट थ्योरी बेकार है, बी ने कहा सोशलिस्ट थ्योरी बेकार है, सी ने कहा सोशलिस्ट थ्योरी बेकार है, और तीनों को यह मानना था कि मार्क्सिस्ट थ्योरी बेस्ट है। तो ये तीनों एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन का पार्ट बन जाते हैं। तो हम ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर्स को आप आगे चल के सीखोगे, ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर्स को एक कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। तभी आपको हमेशा, आप कोई भी किताब पढ़ते हुए आए होगे अभी तक, इसलिए आपको बताया जाता है दिस पर्सन इज मार्क्सिस्ट इन हिज अप्रोच, ये गांधीवादी है, ये सोशलिस्ट है, ये कैपिटलिस्ट है, ये क्रोनी कैपिटलिस्ट है, ये डिक्टेटोरियल सिस्टम को सपोर्ट करता है, ही और शी सपोर्ट्स अथॉरिटेरियन रिजीम। अब ये हम आम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आपके और मेरे जैसे नागरिकों की बात नहीं कर रहे हैं, बट सम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जिनकी आइडियोलॉजीज को हमें जानना पड़ता है। लाइक गांधी की आइडियोलॉजी अपने आप में गांधीज्म है, विच इज बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड पिलर्स ऑफ 2 थिंग्स, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। बट उनकी रिलीजियस फिलोसफी इज दैट ऑफ एथीस्ट। तो गांधी की फिलोसफी भगत सिंह की फिलोसफी से मेल नहीं खाती है, बट वेन इट कम्स टू द रिलीजियस फिलोसफी, दोनों की फिलोसफी एक ही है, दैट बोथ आर एथीस्ट। धर्म को नहीं मानते थे, भगवान में मतलब इतना विश्वास नहीं था।
तो टू ब्रांचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी, ये साथ मिलकर एक बहुत अनोखा काम करते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल इवेंट, घटनाक्रम या ऑल टुगेदर पॉलिटिकल थ्योरी की किसी बात को अच्छे से एक तो डिस्क्राइब करना। फिलोसफर्स ये भी करेंगे कि डिस्क्राइब करने के बाद कुछ फिलोसफर्स तो सपोर्टर्स बन जाएंगे, इसके प्रपोनेंट्स बन जाएंगे, लेकिन कुछ बनेंगे क्रिटिक्स, तो क्रिटिसाइज करना। और क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, बिकॉज इट मूव्स यू टूवर्ड्स बेटरमेंट। और इसी का आइडिया आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो। कैसे? एक एग्जांपल आप यहां पर ये लिख सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट। और अगर आपको इसी पॉइंट को इलेबोरेट करना हो, जो कि आप पेपर 1 सेक्शन बी के अंदर सीखोगे मेरे साथ, वाइल एंजॉइंग माई लिबर्टी, अगर मैं अपना फ्रीडम, अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर रहा हूं, आई हैव नो राइट्स कि मैं दूसरों को उनकी लिबर्टी या फ्रीडम के लिए डिनाई कर दूं। क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर एक एग्जांपल लिखा रहता है ना मयूर, याद है वो हमने जो पढ़ा था कि सपोज करो फोन आपका है, ये उस बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, सपोज करो फोन या कैमरा आपका है, तो आप किसी की भी बाथरूम के अंदर घुस के उसकी फोटो नहीं ले सकते कि फोन तो मेरा है ना, मैंने खींच ली तो क्या हो गया। वहीं से आइडिया मर्ज होकर आता है कि वाइल एंजॉइंग योर लिबर्टी एंड फ्रीडम, आप दूसरों को नकार नहीं सकते कि तुम अपनी फ्रीडम और लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी की एक ब्रांचेस इस कदर मानी गई है कि वो टास्क परफॉर्म करती हैं किसी भी इवेंट को, थ्योरी को डिस्क्राइब करने का, उसको क्रिटिसाइज करने का, और किसी भी आइडिया या कॉन्सेप्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने का। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब ये है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, बदलते वक्त, हालात और जमाने के अनुसार चीज़ें चेंज होंगी, वो पॉलिटिकल थ्योरी के डायमेंशंस हमें नई तरीके से अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिक्वायर्ड होती है किसी भी देश के अंदर, कि जो लीडर्स हैं, लीडर्स शुड बी ओपन माइंडेड इन देयर अप्रोच। और लीडर्स कैसे नहीं होने चाहिए? ओपन माइंडेड होने चाहिए, लेकिन कैसे नहीं होने चाहिए? दे शुड नॉट बी ढीठ, जिसको आप कहते हैं स्टबर्न, या अपनी इंप्लीमेंटेशन वर्क में दे शुड नॉट बी स्टैटिक। लीडर्स ओपन माइंडेड हैं, यानी कि वो स्टबर्न नहीं है, स्टैटिक नहीं है, दे आर फ्लेक्सिबल इन देयर नेचर। और अगर आपको देश के ढांचे के ऊपर बात करनी है, अगर ऐसा कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे करा जा सकता है, तो आप सिंपली इसके अंदर एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फ्लेक्सिबल थ्रू द टूल ऑफ अमेंडमेंट। इसलिए हम अपने भारत के संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर एक डेडिकेटेड चैप्टर का नाम भी यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। Some of its elements are static, some are flexible. पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिस पर जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स का मूल आधार फिर अल्टीमेटली इन द एंड कंक्लूजन के तौर पर ये निकलना चाहिए कि फिर रिकंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। और रिकंस्ट्रक्शन याद रखना, सिर्फ ये 2 सर्कमस्टांसेस के अंदर ही ठीक बैठेगी। रिकंस्ट्रक्शन की नीड भी तो कभी पड़नी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कभी भी रिकंस्ट्रक्ट कर दो कि आज आपने कुछ अडॉप्ट करा, फिर कल को आप फिर डिसीजन चेंज कर रहे हो। आपको मासेस को, सिटीजन्स को कंफ्यूज नहीं करना है। रिकंस्ट्रक्शन शुड ओनली हैपन इन केस ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ये है इसका लिंक पूरे का पूरा। अगले लेक्चर में हम कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस को जानेंगे कि आज के ज़माने के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पीएसआईआर के अंदर अपना माइंड हमेशा आप ओपन रखना, नॉट गिव ओनली इंडियन एग्जांपल्स। वो देने ही है आपको ऑब्वियसली बातें, ज़्यादा मार्क्स फेच करने के लिए हर चीज़ को करेक्ट करना है, भारत के सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, हर चीज़ से। बट हमेशा 2 एग्जाम्पल रेडी रखो, एक वर्ल्ड वाला, एक इंडिया वाला, तभी आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो हम कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस को जानेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की अगले लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।